कहीं नहीं सर से बहुत गंदा हो गया है। देखो कल एंगुलर फॉर्म बनवाई थी, उसमें मैंने क्या किया था कि इसको एज इट इज ऐसे कर दिया था, है ना, स्ट्रेट करा था। लेकिन इसमें मैंने क्या करा है, 2 बार वो दिखाए हैं, क्या कहते हैं, बैंड। अब बताओ, तुम बताओ ये क्या है, एंडो एक्सो बताओ कैसे है ये, बताओ एक बार। C3 प्राइम बोलते हैं पहली बात तो। ये क्या है C3 प्राइम? एंडो है, हाँ जी बिल्कुल। C2 प्राइम एक्सो है। तो हम क्या कहते हैं कि ट्विस्टेड फॉर्म में आपको दोनों चीजें देखने को मिलती है, दोनों कंफर्मेशन। कौन कौन सी? एंडो और एक्सो। किसमें? ट्विस्टेड में। एनवलप में तो नहीं था ना, एनवलप में या तो हम एंडो की बात करते हैं या एक्सो की बात करते हैं, सीधे सीधे, है ना। ठीक है, अब इसमें बताइए। आगे समझना। एनवलप और ट्विस्टेड फॉर्म समझ आ गई? ये किसकी होती है एनवलप और ट्विस्टेड फॉर्म? शुगर की होती है ना। आउटसाइड द प्लेन, इसमें ये दोनों आउटसाइड द प्लेन ही तो है। 3 इनवर्ड है, 1 2, मतलब ये प्लेन इन द प्लेन है या आउटसाइड, मतलब कि 2 अपोजिट साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर दो शुगर की पकड़ी के जो प्राइम नंबर्स, अगर वो 2 अपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो दैट मीन वो ट्विस्टेड फॉर्म है। हाँ क्यों? वहाँ देखो मैम, आपने वो भी वाला है, वहाँ पर आपने कोई नंबर ही नहीं है इसमें, और इसमें दो नंबर है। अच्छा, ये गलती कर दिया ना, यहाँ आएगा 1 प्राइम और ये आएगा 2 प्राइम। कर लो ठीक है, गलती से हो गया। क्या इसमें अभी इंक डालिए क्या? ठीक है, अब आगे समझ में। इरेज कर दूं? अब लिखो न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या था बताओ? ऑनलाइन वाले बताएंगे, पता नहीं वो होते नहीं होते, बताओ ऑनलाइन में जो बैठे हैं। कल ही तो बताया था न्यूक्लियोसाइड, बताओ फिर। हाँ शुगर, हाँ बिल्कुल। मैम दोनों ही एक्सो हो गए वो तो। कौन सा एक्सो? दोनों स्ट्रक्चर एक्सो हो गए, C2 एक्सो, आपने C1 एक्सो लिखवाया है। अरे हाँ तो कर लेना ना, ठीक है, नंबर चेंज किया है ना, अभी नंबर तो C2 प्राइम कर लो। ठीक है, वो तो नंबर अभी चेंज किया है ना, तो कर लो ठीक है। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड क्या था कल बताए थे हम? शुगर बेस। इसके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? बीटा एन ग्लाइको साइडिक बॉन्ड। कैसे बनता है देखिए, शुगर पेंटो शुगर होती है और यहाँ पे क्या जुड़ा होता है? नाइट्रोजिनस बेस। इट कुड बी प्यूरिन और इट कुड बी पायरिमिडिन। ये मैंने क्या बना दिया है? पायरिमिडिन, है ना। तो ये जो शुगर और नाइट्रोजिनस बेस है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये बीटा। बीटा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर की तरफ है। एन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एन लिंकेज हो रही है। और बॉन्ड को क्या बोलेंगे? बीटा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड।
हाँ जी बनाना है, तभी तो बनवाए हैं। आगे समझ में इतनी बात। इसमें इंक अभी डालिए क्या, फैल रही है। अभी डालिए ब्लैक वाले में, देखो कितनी फैल रही है। ये ना बहुत ज्यादा भर दी है। चलो इतनी बात समझ आ गई। अब देखो जो प्यूरिन होते हैं उसमें जो बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो सिन कन्फर्मेशन में भी मिलता है और एंटी में भी, जबकि पायरिमिडिन के केस में सिर्फ एंटी फॉर्म में मिलता है। कैसे देखो क्या कह रही हूँ मैं, पायरिमिडिन के केस में कौन सी फॉर्म में मिलता है हमारा ये बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओनली इन एंटी फॉर्म। इसमें सिन और एंटी कैसे मिलता है प्यूरिन के केस में, क्योंकि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसमें यहाँ पे ऐसे एक और बॉन्ड आ जाता है, मतलब एक और स्ट्रक्चर आ जाता है? सिन मतलब कि जब एक ही प्लेन में, मतलब कि इधर की तरफ है, स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा रहा है यहाँ से, ठीक है। और एंटी कन्फर्मेशन जब ये रिंग हमारी अपोजिट साइड प्रेजेंट हो, लाइक दिस, बताते हैं। देखो ये है एंटी फॉर्म, ठीक है। आगे समझ के नहीं आया? सिन फॉर्म कब कहेंगे, जब स्टेरिक हिंड्रेंस को बढ़ा रहा हो, और एंटी फॉर्म कब कहेंगे, जब वो स्टेरिक हिंड्रेंस को कम कर रहा हो। अच्छा, स्टेबिलिटी के लिए स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होनी चाहिए कि कम? कम होनी चाहिए। तो कौन सी हमारी नेचर में फेवरेबल होनी चाहिए कंफर्मेशन? एंटी। लेकिन मैंने ये बोला है कि प्यूरिन दोनों फॉर्म में मिलता है, सिन और एंटी, लेकिन विच वन इज मोर स्टेबल, एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल, और पायरिमिडिन तो सिर्फ हमारे एंटी फॉर्म में ही मिलता है। आगे समझ में आ गया? ओके, अब है न्यूक्लियोटाइड। ये स्ट्रक्चर बना लेना एंटी का, एंटी फॉर्म ऑफ पायरिमिडिन प्यूरिन। न्यूक्लियोटाइड क्या बताए थे हम? शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट। तो ये क्या है हमारे? फॉस्फेट ईस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, ये देखो अब क्या हुआ बेटा, 5 प्राइम कार्बन पे क्या जोड़ दिया है? फॉस्फेट ग्रुप, ये रहा, ठीक है। और जो CH2 और O के बीच बॉन्ड है उसे हम क्या कहते हैं? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं? इस O और H के बीच जो बॉन्ड होता है उसे क्या बोला जाता है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड सारे याद करने हैं। शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। और CH2 और O के बीच कौन सा होता है? फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है, डाइस्टर नहीं है बेटा, ठीक है। आगे समझ में इतना कि नहीं आया? अगर इस चेन को हम आगे बढ़ा दें,
तो देखो अभी बताया था CH2 और O के बीच कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। POP है ना, ये देखो POP, इनके बीच कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फो, नहीं बेटा, ATP की फॉर्म है ये, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। समझ गए, आया समझ के नहीं आया? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड किसके बीच होता है, POP, और ये ATP का ही बनाया है स्ट्रक्चर में। देखो ATP में ट्राई फॉस्फेट होता है, तो एक फॉस्फेट, दो और तीन फॉस्फेट। ठीक है, आगे बात समझ के नहीं आई क्या? मुझे 5 प्राइम एंड पे है फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब उसके बाद है चार्ज ऑन न्यूक्लियोटाइड, कैसे निकालोगे चार्ज। एक तो है ट्रिक, चार्ज ऑन न्यूक्लियोटाइड, एक तो ट्रिक ये है N+1 माइनस, ठीक है, शॉर्टेस्ट ट्रिक। और अगर तुम्हें करना है ढंग से तरीके से तो क्या करोगे, जैसे सपोज करो नाइट्रोजनस बेस बोलो जल्दी जल्दी, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे सबके साथ फॉस्फेट है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या कहते हैं, ये देखो आप स्ट्रक्चर में देखो, इस वाले फॉस्फेट पे कितना है, एक ही माइनस है, इस वाले पे भी एक ही माइनस है, लेकिन जो टर्मिनल पे उस पे कितने माइनस है, दो है। तो जो टर्मिनल पे होता है उस पे हम कितने माइनस मानते हैं, दो। इस पे कितना होगा, इस पे, इस पे, इस पे एक एक एक, और ये भी एंड ये भी जुड़ा हुआ है नाइट्रोजनस बेस से, तो एक होगा। शॉर्ट ट्रिक से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 है तो 9+1 माइनस कर देना, तो माइनस के 10 आ गया। और वैसे देखो कितना आ रहा है, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, दोनों से आ गया ना। बस मैं ये कह रही हूँ कि जो टर्मिनल वाला होगा उस पे -2 लेना है, बाकी सब पे -1 लेना है। हाँ, वो टर्मिनल नहीं होगा। इसके साथ बेटा आगे चेंज, मतलब आगे हमारा शुगर जुड़ी होगी ना, इसलिए ये टर्मिनल नहीं है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? ऑनलाइन वालों को समझ आ गई ये चीज। शॉर्टेस्ट ट्रिक तो ये है कि आप जितने भी न्यूक्लियोटाइड दे रखे, जितने भी नाइट्रोजनस बेस दे रखे उनको काउंट कीजिए, +1 कीजिए और माइनस लगा दीजिए। आ गया ऑनलाइन वालों को समझ? इसमें बताना चार्ज क्या होगा, -9। ओके, ऑनलाइन वाले बताओ। हाँ जी बिल्कुल, आ गई समझ। चलिए अब लिखते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये था ना हमारा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बनता है, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड किसके बीच बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पहले ये बताओ ये बनेगा कैसे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के रेजिड्यूज कंबाइन होंगे तब ये क्या बनाएंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। पहली बात तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। किस किस के बीच बनेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट, 5 प्राइम
फॉस्फेट किसका, 1 न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड तो किसका होगा, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का तो आप 5 प्राइम फॉस्फेट लोगे और 3 प्राइम OH ग्रुप लोगे किसका, सेकेंड न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। 5 प्राइम फॉस्फेट एक न्यूक्लियोटाइड का, 3 प्राइम OH एक न्यूक्लियोटाइड का, और इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, किसका एलिमिनेशन होगा, वाटर का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड समझ आया, कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, वाटर का एलिमिनेशन होगा, और किस किस के बीच बनेगा, 5 प्राइम फॉस्फेट एंड 3 प्राइम OH। आगे समझ में कि नहीं आया। अब लिखो, ये बहुत ज्यादा ही फैल रही है। शेरगेफ रूल लिखो। सब अपने अपने प्रोनाउंसिएशन करते हैं। मैं पहले शेरगेफ बोलती थी तो मेरे सर ने बोला शेरगेफ बोलते हैं। शेरगेफ रूल लिखो। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डबल स्ट्रैंडेड DNA। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ किसके लिए होता है, शेरगेफ रूल ओनली फॉर डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है। ये क्या कहता है, जो एडेनिन है वो थाइमिन के इक्वल होता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के इक्वल होता है, ठीक है। और सेकंड रूल में क्या कहते हैं, जो DNA की कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ DNA वेरी, कंपोजिशन ऑफ DNA वेरी फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। समझ आई कि बात नहीं आई, क्या कह रही हूं मैं। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो एडेनिन है वो किसके बराबर होगा, थाइमिन के, और ग्वानिन किसके बराबर होगा, साइटोसिन के, और जो इस कंपोजिशन होती है DNA की वो वेरी करती रहती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ट्रिपल बॉन्ड है ना मैंने इक्वल लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लिखा है, मैंने इक्वल लिखा है कि एडेनिन का जितना अमाउंट होगा, सपोज करो, लेट सपोज एडेनिन हमारा 20% है, तो थाइमिन भी उस टाइम पे कितना मानेंगे हम, 20 मानेंगे। ये इक्वल है, बॉन्ड नहीं है। हाँ, अगर इक्वल नहीं है तो वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है। आया था एक क्वेश्चन, ये भी आया हुआ पिछली बार, से पता नहीं कब आया था, कि एक वायरस का DNA दे रखा था, मतलब वायरस की कंपोजिशन दे रखी थी ATGC की, और एक ह्यूमन बीइंग की दे रखी थी। तो अब उसमें ये पूछा था कि बताइए किस में अप्लाई होगा ये रूल, तो आप ह्यूमंस में ही करोगे। और वायरल DNA में इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड था और उसमें एडेनिन और थाइमिन की अमाउंट भी इक्वल नहीं दे रखी थी, अनइक्वल दे रखी थी। हाँ, तो बताओ, तो करो इस क्वेश्चन को, एडेनिन क्वेश्चन करो, एडेनिन कितना बोल रही है, ये 20% है, तो साइटोसिन का अमाउंट बताइए। बताइए, अभी बताए हम कि एडेनिन किसके बराबर है, थाइमिन के। थाइमिन के, हाँ बिल्कुल सही है आंसर, लेकिन सुनो अब क्वेश्चन को सुनो, जैसे ये कह रही है एडेनिन 20% है, तो थाइमिन भी कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। अब ग्वानिन जो होगा वो साइटोसिन के बराबर है, तो हम क्या कहेंगे, 100 माइन, क्योंकि A+G = T + C, तो A कितना है हमारा 20, G को एज इट इज रहने देंगे, उसके बाद T को 20 लिख देंगे, 20% है ना, प्लस C। अब मैंने बताया था G और C दोनों बराबर होते हैं, अगर बराबर होते हैं तो 20 + G लिख सकते हैं,
लिख सकते नहीं लिख सकते, ये प्लस करके इक्वल टू में 100, तो 40 प्लस 2g इक्वल टू 100, 2g इक्वल टू 60, तो g कितना आ गया 30, g अगर 30 है तो c भी हमारा 30। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ? दोबारा बताती हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने ज्यादा वो कर दिया था, पता नहीं ऑनलाइन में आया नहीं। देखो क्या क्वेश्चन था कि जो एडेनिन है वो कितना परसेंट है, 20%, साइटोसिन का अमाउंट बताना है। जो हमारा इन चारों बेसिस का सम होता है वो हमारा 100 के बराबर होता है। एडेनिन 20 है तो थाइमीन भी कितना होगा 20, और साइटोसिन को भी हम जी के बराबर ले सकते हैं क्योंकि मैंने अभी बताया जी इक्वल टू सी होता है, तो 40 प्लस 2g इक्वल टू 100, तो 2g इक्वल टू 100 माइनस 40, तो g यहाँ से कितना आया 60/2, दैट मीन्स 30। अगर g 30% है तो c भी हमारा 30% होगा। और बताओ और कुछ क्वेश्चन आगे समझ में इतना कि नहीं आया? सम ऑफ प्यूरिन, जो सम होता है प्यूरिन का वो इक्वल होता है सम ऑफ पायरिमिडीन के। सम ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू सम ऑफ पायरिडीन, ये लिख लेना। a प्लस जी का अमाउंट है जो किसके बराबर होता है c प्लस टी के। आगे समझ में कि नहीं आया? ठीक है, बस हो गया। और कोई डाउट और कुछ क्वेश्चन पूछना है इससे रिलेटेड? और नहीं है कुछ? चलिए फिर लिखिए डीएनए। किसने डिस्कवर किया था डीएनए? डिस्कवर्ड बाय वॉटसन एंड इन 1953। और कैसे किया था इन्होंने? स्टडी किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न, एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था ऑफ डीएनए फाइब्रिल्स, डीएनए फाइब्रिल्स का। और किससे लिया था ये इन्होंने डीएनए फाइब्रिल्स का स्ट्रक्चर? ऑब्टेन्ड बाय रोजरलैंड, फ्रैंकलिन एंड मैथ्यू विल्किंस। नोबेल प्राइज मिला था इनको 1962 में। किस किस को? एक तो डेथ हो गई थी एक की, तो किस किस को मिला था नोबेल प्राइज? वॉटसन को मिला था, क्रिक को मिला था और फ्रैंकलिन को मिला था, 3 को। ठीक है, आ गई इतनी बात समझ? फ्रैंकलिन तो डेथ हो गई थी उसकी, तो विल्किंस को मिला था, सॉरी फ्रैंकलिन तो विल्किंस को मिला था। ठीक है, उसकी तो डेथ हो गई थी, है ना? आगे की बात समझ में? डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। किसने डिस्कवर किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। कितने में? 1953 में। कैसे? इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न देखा था डीएनए फाइबर्स का। और किसने वो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न किससे लिया था इन्होंने? वो रोजरलैंड, फ्रैंकलिन और मैथ्यू विल्किन से। इनको नोबेल प्राइज मिला था। कितने में मिला था नोबेल प्राइज? 1962 में। आ गई बात समझ के नहीं आई? आ गई? अब डीएनए के भी ना बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं ए बी जेड, और मोस्टली हम कौन से पढ़ते हैं? बी, क्योंकि वो हमारे अंदर वही मिलती है मोस्टली। तो मैं क्या कह रही हूँ, टाइप है जो डीएनए का, द टाइप ऑफ डीएनए अडॉप्ट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, डिपेंड्स ऑन वेरियस, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? हाइड्रेशन लेवल पे, हाइड्रेशन लेवल पे, कंसेंट्रेशन ऑफ मेटल आयंस पे। मेटल आयन कौन सा होता है बताना इसमें, जो बाइंड करने के काम आता है? 2 स्ट्रैंड को बाइंड करने के लिए कौन सा मेटल आयन लगता है? मैग्नीशियम। तो बोलते क्यों नहीं हो बेटा? सीक्वेंस ऑफ डीएनए
और केमिकल मॉडिफिकेशंस, इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि हमारा डीएनए कौन सी फॉर्म लेगा। ठीक है जी, हाइड्रेशन लेवल पे, क्या मेटल आयन की कंसंट्रेशन पे, केमिकल मॉडिफिकेशंस पे और सीक्वेंस पे डीएनए के। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट इज, अब हम पढ़ रहे हैं बीडीएनए। क्या पढ़ रहे हैं अब हम? ऐसे होता है, ठीक है। तो बीडीएनए क्या है, इसमें क्या होता है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं, है ना, जो एक दूसरे से क्या होते हैं, बाउंड होते हैं प्लैक्टोनेमिकली। टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड coiled around a central axis, पहली बात। दूसरी बात, डायमीटर कितना होता है बीडीएनए का, डायमीटर ऑफ बीडीएनए इज 20 एंगस्ट्रॉम। कितने, एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर होते हैं? वन हेलिकल टर्न हैज 10 बेस पेयर्स। वन हेलिकल टर्न हैज 10 बेस पेयर्स। One base pair is separated to another base pair by 0.34 nanometer. ठीक है जी। Pitch of helix is 33.2। स्क्रीन ठीक करो। हाँ कर रहा है अभी, ठीक। हाँ 3.32 है, 3.32 है हेलिक्स राइज, 0.34 नहीं है, 3.32 आएगा। एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से जो हेलिक्स राइज है पर बेस पेयर का, वो 3.32 है, ना कि 0.34, 3.32 एंगस्ट्रॉम। और तो हेलिक्स पिच कितने की हो जाएगी, 1 में 10 है ना, तो 33.2 की। ठीक है। और कितने बेस पेयर है एक हेलिकल टर्न में, वो मैंने बता ही दिया है। वन हेलिकल टर्न है 10.4 बेस पेयर पर हेलिकल टर्न। कर लिया। क्या कह रही हूँ मैं, देखो इधर देखो, ये देखो, इधर देखो सारे पॉइंट समझा रही हूँ। बीडीएनए क्या होता है, पहली बात, इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं जो कॉइल करते हैं अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट लिखा आपने, तो ये देखो 2 है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स जो कॉइल कर रहे हैं, और इसकी एक सेंट्रल एक्सिस होगी ये। पहली बात, पहला पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? दूसरा पॉइंट क्या था, अच्छा एक पॉइंट और रह गया इसमें, कि जो ये 2 स्ट्रैंड्स है ये कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल इन नेचर। कैसे होते हैं ये, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब एक स्ट्रैंड की तो ओरिएंटेशन होगी 3 प्राइम टू 5 प्राइम और दूसरे स्ट्रैंड की 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखो इस लाइन को बिल्कुल 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। देखो दूसरा पॉइंट समझ आया, पहला पॉइंट समझ आया पहले, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स coiled around the central axis. Second point is 2 strands are anti-parallel in nature. First is 3 prime to 5 prime and second is 5 prime to 3 prime. ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख लिया सबने। तीसरा पॉइंट क्या था, डायमीटर। डायमीटर आप इसी को तो बोलोगे, दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। बताइए तीसरा पॉइंट समझ आया जो हमने लिखा है कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा एक उसमें कितने होते हैं बेस पेयर, 10.4 पर हेलिकल टर्न। ठीक है, तो इसमें ये एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितने डिस्टेंस पे होता है, 3 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये बात समझ आई? लिखी है मैंने, लिखी होगी मैंने, हाँ लिखी है। ठीक है, आगे समझ में। पिच ऑफ हेलिक्स क्या होता है, पहले ये बताओ मुझे। पिच आप किसको कहते हो, जब एक हेलिकल टर्न पूरा होता है। एक हेलिकल टर्न पूरा कैसे होता है वो देखो,
ये है हम आप जो जो थोड़ा इनसाइड होता है उसे हम बोलते हैं माइनर ग्रुप। क्या बोलते हैं उसे हम? और जो थोड़ा बाहर की तरफ होता है उसे। तो एक हेलिकल टर्न क्या है? सपोज करो मैंने मेजर से शुरू किया, किसने डालती इसमें इंक? आज कैसा काम किया है अंकित? मैम सर नहीं बोला था, मुझे क्या पता इसमें पहले क्या लिखा है। देखो क्या कह रही थी मैं, हाँ ये एक मेजर ग्रुप है, ये भी मेजर ग्रुप है, तो जो एक पूरे को कंप्लीट करे इसको हम पिच बोलते हैं। मेजर ग्रुप से शुरू होकर मेजर ग्रुप में अगर एंड हो रही है कोई चीज तो वो क्या है? हमारी पिच है। आगे समझ में कि नहीं आई? आ गई? तो मैंने लिखा है उसमें पिच कितनी होती है उसकी? 33.2 एंगस्ट्रॉम। और बस यही थी, हो गई सारे पॉइंट्स, है ना? आगे समझ में नहीं आया? अच्छा, जो ये मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप बनते हैं, एक मिनट रुको, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप जो बनते हैं ये किसकी वजह से बनते हैं? एंगल ऑफ इंटरेक्शन की वजह से। एंगल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन बेसिस, बिटवीन बेसिस के बीच में कितना एंगल है इंटरेक्ट करने का, उसकी वजह से मेजर और माइनर ग्रुप बनते हैं। अब बोलो बोलो। जैसे आपने पिच बना दी, हाँ नहीं, 1 है ये, 2 कैसे आए? मेजर ग्रुप ये है बेटा, ये माइनर ग्रुप है, ये मेजर ग्रुप है, तो 2 आ रहे हैं। 2 कहाँ आए? इसमें एक एक आपने बनाया 3.2 3 एंगस्ट्रॉम का, इसमें 10.4 एक। अच्छा ये इधर से इधर आएगा। हाँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। हाँ हाँ, इसको ठीक करें हम, ये ध्यान दीजिए मैंने, ठीक है? अब ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया? आ गया? ऑनलाइन वालों को समझ आ गया? स्क्रीन दिखाई दे रही है? ओके, ठीक है, आ गई समझ में? कोई दिक्कत है? अब लिखो ZDNA, एक बार लिखो जरा ZDNA, कराती हूँ मैं। हाँ नहीं, मैं डिफरेंस करा दूंगी तीनों के बीच, पहले एक बार लिख लीजिए। मतलब एग्जैक्ट तो 3.32 होती है, और वैसे इसको रफली आप लिखना चाहते हो तो 3.4 लिख सकते हो। तो 3.32 एग्जैक्ट। कहाँ रख दिया मैंने पेन? ठीक है, अब लिखो BDNA है जो, वो ZDNA में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे होता है? हमें ये देखना है कि जो BDNA है वो हमें पता है कि राइट हैंडेड है, तो ZDNA हमारा लेफ्ट हैंडेड होता है, लेकिन ये कह रहा है कि जो BDNA है वो ZDNA में कैसे कन्वर्ट होता है। कब होता है कन्वर्ट? जब हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। और ZDNA कंफर्मेशन वैसे भी अनफेवरेबल होती है। क्या होती है? अनफेवरेबल। ठीक है जी। और ZDNA में क्या पाया जाता है? अल्टरनेट प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स, अल्टरनेट प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। ठीक है, आगे समझ में कि नहीं आया? और सॉल्ट कंसंट्रेशन की वजह से एक तो BDNA ZDNA बदल जाता है, एक 5 प्राइम मिथाइलेटेड साइटोसिन ऐड करने से भी, 5 प्राइम मिथाइलेटेड साइटोसिन ऐड करने से भी क्या होता है? BDNA हमारा ZDNA में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीसाइटोसिन, 5 प्राइम मिथाइलेटेड डीऑक्सीसाइटोसिन। लिख लिया? आगे तेरी बात समझ के नहीं आई? ठीक है, अब एक टेबल बनाएंगे, ग्रीन पेन से बनाएंगे।
मैंने 5 प्राइम मैंने ये बोला जो पीडीएन है वो जेडीएन में कैसे बदलता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे, और अगर हम ऐड कर देते हैं बेस कौन सा 5 प्राइम इथाइल के डीऑक्सीसाइटोसिन। इनके कल स्ट्रक्चर्स बनवाए थे मैंने, तो इसका आप स्ट्रक्चर खुद बनाओगे, आता है? कल देखा था कैसे बनाए थे, आगे थे ना सबको कल। मैंने कहा था सबसे कि रॉ स्ट्रक्चर आप याद कर लेना, बाकी तो आप खुद बना लोगे। लिखो, ये टेबल अच्छे से याद कर लेना। प्रॉपर्टीज के लिए दूसरा मार्कर यूज कर सकते हैं, रेड कलर। हेलिक्स सेंस, रिपीटिंग यूनिट, रोटेशन पर बेस पेयर, मीन बेस पेयर पर टर्न, बेस पेयर टिल्ट, क्या हुआ? स्केल, मैं क्या पता नहीं क्या बोल रही है। क्या बोल रही थी मैं? हाँ अच्छा बोलूं क्या? शुगर पत्थर, डायामीटर, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। अभी बोलती हूँ मैं, रुको मैं लिख दूँ खुद से। तुम तो स्केल में लगे रहो। देखो, पहला है हेलिक्स सेंस, दूसरा है रिपीटिंग यूनिट, तीसरा है रोटेशन पर बेस पेयर, फोर्थ है मीन बेस पेयर पर टर्न, बेस पेयर टिल्ट, राइज पर बेस पेयर, पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, शुगर पक्कर, डायामीटर, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, ये लिखे हैं। अब इनको पढ़ते जाइए। हेलिक्स सेंस बताइए, ए फॉर्म की कैसी होती है हेलिक्स सेंस? अच्छा हाँ, राइट हैंडेड। हेलिक्स सेंस याद कीजिए, ए फॉर्म की क्या है, बी फॉर्म की नहीं, लेफ्ट बोलो, जेड की कैसी है, लेफ्ट हैंडेड है। रिपीटिंग यूनिट बताइए, रिपीटिंग यूनिट क्या है? इसमें वन बेस पेयर, इसमें भी वन बेस पेयर, और इसमें है टू बेस पेयर, हर टू बेस पेयर के बाद इसमें रिपीटिंग यूनिट है, ठीक है। रोटेशन पर बेस पेयर कितना था बेटा? 33.6। इस केस में इसमें है, ये टेबल याद कर लेना, 33.6 एंगल है ना ये, हाँ एंगल है ये, तो मैंने उसमें पढ़ाया नहीं, और ये है तुम्हारे 30 डिग्री होता है, ठीक है। ये याद कर ले, रोटेशन पर बेस पेयर, मतलब कि एक बेस पेयर पे कितना रोटेशन होता है ऐड होने में दूसरे बेस पेयर के। तो ए फॉर्म में 33.6, इसमें 34.3 और जेड में 30 डिग्री। आ गया समझ में? रुक जाओ, 10.7, इसमें कितने हैं 10.4 और इसमें 12। बताओ क्या हुआ, बोलो। मतलब कैसे? रिपीटिंग यूनिट का मतलब है एक बेस पेयर पे रिपीट कर देता है ये, तो ये दो बेस पेयर पे रिपीट करता है, नहीं समझ आई? 80 होगा, फिर उसके बाद GC होगा, फिर 80 फिर GC फिर GC, ठीक है। और हमारे में क्या होता है 80 फिर GC फिर 80 फिर GC फिर 80, इसलिए बनती है, ठीक है। आगे बात समझ की नहीं आई? मीन बेस पेयर पर टर्न बताए थे ना मैंने अभी कितने होते हैं, BDNA में 10.4, ए में 10.7 और जेड में 12, ठीक है। बेस पेयर टिल्ट याद करना है, वैसे ये आता नहीं है, 20 डिग्री -6 डिग्री और ये है 7 डिग्री, ठीक है। आगे बात समझ में? अब ये मैंने अभी पढ़ाया था, एक बेस पेयर है जो वो दूसरे बेस पेयर से कितने ऊपर होता है, कितने डिस्टेंस पे होता है, 2.3, 3.32 एंगस्ट्रॉम और 3.8 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। उसके बाद पिच पर टर्न ऑफ हेलिक्स कितना है इसमें, 24.6 एंगस्ट्रॉम,
इसमें कितना है 33.2 एंगस्ट्रॉम, और हाँ 3.8 है ये 45.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसा मिलता है इसमें, एंटी, इसमें भी एंटी स्टेबल फॉर्म मिलती है ना बी फॉर्म में, और जेड में दोनों मिलते हैं, सिन भी मिलती है और एंटी भी मिलती है। सिन इन केस ऑफ प्यूरिन और एंटी इन केस ऑफ पायरिमिडिन। ठीक है, सिन और एंटी दोनों फॉर्म मिलती है। ठीक है ना, आगे बात समझ ही नहीं आई। इसमें शुगर पकरिंग में C3 प्राइम एंडो होता है, इसमें C2 प्राइम एंडो होता है, और जो हमारा ZDNA है इसमें दोनों होती है। इसमें क्या होते हैं, दोनों प्रेजेंट होते हैं। डायमीटर की बात करते हैं अब हम। इसका 23 एंगस्ट्रॉम होता है और इसका 20, ये तो तुम्हें पता ही है। और जो उसका है ZDNA का वो कितना है 18, कितना है 18 एंगस्ट्रॉम। आ गई तेरी बात समझ की नहीं आई। मेजर ग्रूव इसका कैसा होता है, नैरो एंड डीप, नैरो एंड डीप, और माइनर ग्रूव कैसा होता है, वाइड। BDNA का कैसा होता है, वाइड होता है, और माइनर ग्रूव कैसा होता है, नैरो। ठीक है। ZDNA का मेजर ग्रूव होता ही नहीं है, फ्लैट रहता है, और माइनर ग्रूव भी कैसा होता है, नैरो। ये टेबल याद करनी है, तीनों डिफरेंसेस करा दिए। हाँ बोलो ZDNA। हाँ दोनों एंडो होती है, लेकिन इसमें C3 प्राइम और C2 प्राइम दोनों एंडो मिलते हैं। ठीक है। हेलिक्स सेंस बताइए किसकी लेफ्ट हैंडेड होती है, रिपीटिंग यूनिट कितनी होती है ZDNA में, 2 बेस पेयर होती है। एक तो ये क्वेश्चन आता है, हेलिक्स सेंस तो पता ही होनी चाहिए, है ना। एक रिपीटिंग यूनिट कर लेना, मीन बेस पेयर पर टर्न पता होना चाहिए। BDNA का 10.4 है, ZDNA का 12 है, और A का 10.7 है। ये याद कर लेना। राइस पर बेस पेयर याद कर लेना, 3.32 BDNA के केस में। ADNA में कितना है ADNA में 2.3 है ना, और ZDNA में 3.8। पिच पर टर्न हेलिक्स याद करना है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में तो कुछ है ही नहीं, एंटी एंटी और सिन और एंटी। ठीक है। शुगर पकड़िंग याद कर लेना, C3 एंडो, C2 एंडो, और C3 एंडो C2 एंडो दोनों मिलते हैं। डायमीटर याद कर लेना, 20 होता है उसमें, 23 इसमें और 18 उसमें। मेजर ग्रूव याद करना है, नैरो वाइड फ्लैट, नैरो वाइड फ्लैट, और माइनर में उल्टा कर देना, नैरो, इसको एक को याद कर लो, नैरो वाइड फ्लैट कर लिया यार, अब इसका नैरो का यहाँ पे वाइड कर देना, वाइड का यहाँ पे नैरो कर देना, और फ्लैट का नैरो। ठीक है, कर दे रेस, बना ली सबने। क्यों क्यों बनाएंगे नहीं क्या, बनाते हैं कुछ कुछ चीजें छूट जाती हैं। तो मैंने अभी मैं रुकी तो हुई हूँ। हाँ लेकिन ये का यार कितना नहीं करो यार, ये फोन करके आराम से मैं आपको समझा लिंक भेजती हूँ ना मैम, तो ये सोचते हैं कि मैम मेरे पास मैसेज कर देते हैं, मैम ये वाला क्वेश्चन बता दो, नोट्स भेज दो, तो कर दिया करो, क्या हो गया। तो करती हूँ। मैम बनने की भी फीलिंग आ जाएगी इस बार। आप ये बोल दो, किसी बच्चे को क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो ग्रुप में भेज। अब तो मैं हूँ ग्रुप में वैसे। सर भी यही बोलते हैं। मतलब आप एक बार ऑनलाइन बोल दो क्या बोलूं, कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो क्वेश्चन ग्रुप में भेज दिया करो। अगर किसी भी ऑनलाइन बच्चे को कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो कृपया करके वो अपने जो भी डाउट्स है, अपनी जो भी क्वेरीज है, वो अपने ग्रुप में भेज दें जो बनाया हुआ है। ठीक, ठीक ठाक है, एंकरिंग आती है मेरे को। बस इतनी हाँ मैं तो इसको वेट कर रही हूँ। लिखो
स्टेबिलिटी ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, लाइन है वैसे कोई? अरे हेडिंग है मेरे पास। स्टेबिलिटी ऑफ ये अब मिटेगा नहीं, लिख तो दिया शौक शौक में। मैंने सही लिख लो ना, कोई दिक्कत कोई बात नहीं। नहीं। नया मार्केट में बातें अंदर सारे मार्केट अच्छा काम कर रहे हो। देखिए जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है हमारा डीएनए का, वो स्टेबलाइज कौन से इंटरेक्शंस की वजह से होता है? नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस की वजह से। कौन से? अब इसमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस भी दो तरीके की है। कौन कौन सी है? स्टैकिंग इंटरेक्शंस और दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा क्या है? ठीक है। जो स्टैकिंग इंटरेक्शंस है वो मेजर मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है और ये बिटवीन द बेसिस होती है। ये किसके बीच होती है? बिटवीन द बेसिस। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो किसके बीच होती है? ये माइनर होती है, मतलब कम अमाउंट में मिलती है। और क्या कहते हैं? बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। बिटवीन द दो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स के बीच होती है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्टैकिंग इंटरेक्शंस किसके बीच कह रही है हम? हाँ, ऐसे एक बेस के दूसरे बेस के बीच में जो इंटरेक्शन होती है वो स्टैकिंग इंटरेक्शन। ठीक है, ये बिटवीन द बेसिस होती है, ये बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होती है। स्टैकिंग इंटरेक्शंस में भी दो पढ़ेंगे, हाइड्रोफोबिक हो गई, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस और वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, इतना लिखो पहले। बस हो गया खत्म। अब लिखो डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। अच्छा सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें लिखने के लिए टाइम चाहिए। यहाँ लिख देती हूँ ना मैं जल्दी। डीनेचुरेशन से क्या समझते हो? पढ़ाया था ना प्रोटीन का डीनेचुरेशन। तो प्रोटीन में क्या होता था? क्वाटरनरी, टर्शियरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ब्रेक होके प्राइमरी में बदल जाते थे। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में क्या होगा कि डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म ऑफ डीएनए कन्वर्टेड इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म। ठीक है, डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए में यही होगा। देखना ये क्या हो गया है, ये हुआ है, देख इतना और फ्लो करना जरूरी था। ओ भाई नॉर्मल डालना तो भी हो है। हिंदी वाले सर के लिए शिकायत है, मैं क्या करूं? कोई नहीं डाला है मतलब हिंदी वाले सर नहीं कर मिलते, ये कपड़े धो के जाएगा, मैं कितना धो के लूं? स्टूडेंट हूं यार, मैं क्यों करूं? नहीं करा रही हो भाई मेरे, वो तो ब्रेक हुए होंगे ना बॉन्ड्स। तो कौन कौन से ब्रेक हुए होंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड्स और एक और बताए थे ना, स्टैकिंग इंटरेक्शंस। बस ठीक है जी, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, क्योंकि वो बिल्कुल खुल गया ना, मतलब कि देखो ना पहले कॉइल था, अच्छे से इंटरलिंक था, ये बिल्कुल ही अब दूर दूर हो गए। स्टैकिंग इंटरेक्शन ब्रेक, हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक। कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगी मैम, अगर कंप्लीटली ब्रेक होगी तो अलग-अलग तो बिल्कुल ही स्ट्रैंड बचेगा ही नहीं भाई। तो वो बेसिस के बीच में है ऐसे नहीं, हाँ सिंगल बेसिस के बीच है, लेकिन वो बहुत कम हो गई है, तभी तो ये इलोंगेट हो गया है। ठीक है, तो क्या कहती हूँ, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कन्वर्ट होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच होते हैं? इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं। और स्टैकिंग इंटरेक्शंस भी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। ठीक है, अब जैसे वहां पे हमने डीनेचरिंग एजेंट्स पढ़े थे जो डीनेचरेशन कराते थे प्रोटीन का, सिमिलरली यहाँ पे भी है। यहाँ पे कौन कौन से हैं? पीएच, टेम्परेचर, आयनिक स्ट्रेंथ। डीनेचरिंग एजेंट्स लिखिए।
डीनेचरिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? जो डीनेचुरेशन कराते हैं। ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? ओके तो डीनेचरिंग एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर एंड आइस। ठीक है, आगे समझ में। एक और बात बताते हैं, इसमें हम एक टर्म पढ़ते हैं हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। यस मैम। बताइए क्या है ये? नहीं, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट ये होता है जब हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट। बेटा आपने नीचे क्या? वो ओपन है, दो कॉपी क्या मतलब? समझ नहीं आई। सेल मतलब और भी ना सर के नोट पे। देखिए इधर आइए, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट क्या कह रहे हैं हम? जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट होता है तो क्या होगा कि एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगी। सिंगल स्ट्रैंडेड होने की वजह से ज्यादा एब्जॉर्बेंस होती है, तो उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। तो मैं क्या कह रही हूँ? ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, ड्यू टू डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए absorbance increases at 260 नैनोमीटर। क्या हुआ? डीनेचुरेशन होने की वजह से डीएनए के एब्जॉर्बेंस क्या हो गई? इंक्रीज हो गई 260 नैनोमीटर पे। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। आगे समझ में हाइपरक्रोमिक शिफ्ट किसको बोलते हैं? कैप कर दिया, ठीक है। डीनेचुरेशन की वजह से एब्जॉर्बेंस क्या हो गई? बढ़ गई 260 नैनोमीटर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। मैंने अभी बोला है नहीं, डीनेचुरेशन की वजह से हमारा फिजिकल जो बोलो मैं भूल गई। डीनेचुरेशन की वजह से क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। डीनेचुरेशन की वजह से डीएनए की फिजिकल प्रॉपर्टीज, डीएनए की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? चेंज। ठीक है, और डीनेचुरेशन की वजह से क्या हुआ? फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो डीएनए की वो भी चेंज हो गई, और इट अल्टर्स द विस्कोसिटी, alters the viscosity. Now define viscosity. विस्कस नेचर को बोलते हैं, तो ये विस्कस नेचर को भी क्या करता है? इफेक्ट करता है इसकी। ठीक है जी, इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? सिमिलरली जैसे मैंने ये बताया कि जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बदलता है तो एब्जॉर्बेंस क्या होती है? बढ़ती है। सिमिलरली अब ये बताइए, जब मैंने बोला कि स्टैकिंग इंटरेक्शंस भी टूट जाएंगी, हल्की हल्की टूटेगी, जैसे ये है बेसिस है, इनकी भी स्टैकिंग इंटरेक्शंस थी, ये भी इतनी दूर दूर होंगे, तो स्टैकिंग इंटरेक्शंस की एब्जॉर्बेंस भी बढ़ेगी कि घट जाएगी? ये स्टैकिंग इंटरेक्शंस थी, ये बेस पेयर है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन थी वो कौन सी थी? अब मैंने इसको ब्रेक कर दिया है ना, हाइड्रोजन ये डीएनए को, तो ये थोड़ा इलॉन्गेटेड फॉर्म में हो गया, तो अब ये स्टैकिंग इंटरेक्शंस है जो ये दूर दूर हो गई बेसिस में, तो एब्जॉर्बेंस इसमें ज्यादा अच्छी होगी कि इसमें? है ना, तो मैं क्या कह रही हूँ? अनस्टैक्ड बेस में ज्यादा एब्जॉर्बेंस होती है देन स्टैक्ड बेस। अंदर समझ आ रहा है? लिख लिया? इतनी बातें समझ आती है? अच्छा, एक इसमें हम मेल्टिंग टेम्परेचर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टीएम। हाँ डीएनए में, डीनेचुरेशन में नहीं, वैसे अलग से होता है डीनेचुरेशन के, पर टर्म है ये। तो टीएम क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिसपे हमारा 50% जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है वो किस में बदल चुका है? सिंगल स्ट्रैंडेड, मतलब डीनेचर हो चुका है। तो टीएम क्या है? टेम्परेचर एट विच 50% डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इज
डीनेचर्ड। आगे समझ में ही नहीं आया? ऐसा टेम्परेचर जिसपे 50% डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या हो चुका है, डीनेचर्ड हो गया है, उसे हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग टेम्परेचर। लिख लिया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स दैट अफेक्ट द टीएम। उसके बाद लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग टीएम। पहला है जीसी कंटेंट। पहला क्या है? जीसी कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टीएम के, क्योंकि जीसी में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है जी, जीसी में ज्यादा लगता है टेम्परेचर, किससे? 80 को तोड़ने से। एक फॉर्मूला भी होता है 2a + t प्लस, मैंने कहीं तो पढ़ा है फॉर्मूला, मुझे याद नहीं आ रहा, कल बताऊंगी फॉर्मूला। 4g + c, 2a + t + 4g + c, ये होता है। कल बताएंगे, ध्यान दो इसको, मेरे को ध्यान दिया। चलो, जीसी कंटेंट समझ आया है पहला? जीसी कंटेंट पे कैसे डिपेंड करता है टीएम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मुझे मिल जाओ, चलो कल बताएंगे। तो ठीक है ना, मेल्टिंग टेम्परेचर है जो वो बढ़ेगा किसके साथ, अगर जीसी कंटेंट हमारा ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है, इतनी बात समझ आई? अच्छा, अब जीसी है और 80 है, तो कौन सा किस में मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होगा? एक तो है आपका जीसी और एक है 80। मेल्टिंग टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा? जीसी का। ठीक है जी। दूसरा फैक्टर लिखिए आयनिक स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर लिखिए आयनिक स्ट्रेंथ। आयनिक स्ट्रेंथ जो होती है वो भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मेल्टिंग टेम्परेचर के। कैसे? देखो, अगर हाई आयनिक स्ट्रेंथ है, क्या है, हाई आयनिक स्ट्रेंथ, तो मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, बहुत सारे आयंस क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे, जो किससे इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट विद नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इतनी बात समझ आई पहले कि नहीं आई? क्या कह रही हूं मैं, अगर ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ है तो ज्यादा आयंस प्रोड्यूस होंगे, और वो आयंस हमारे किससे रिएक्ट करेंगे, फॉस्फेट ग्रुप से, डीएनए के या फिर न्यूक्लियोटाइड के, और क्या कर देंगे, चार्ज को न्यूट्रलाइज। क्या कर देंगे, चार्ज को क्या कर दिया उन्होंने, जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती थी, याद हो तो तुम्हें पढ़ाया था मैंने, अट्रैक्शन हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती थी, और टीएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आया समझ कि नहीं आया? फैक्टर्स लिख लिए। पहला था जीसी कंटेंट। जीसी कंटेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीएम। यही होता है फॉर्मूला 2a + t + 4g + c। चलो, दूसरा फैक्टर क्या था आपका, आयनिक स्ट्रेंथ। कैसे? अगर ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ होगी तो ज्यादा आयंस बनेंगे, वो ज्यादा आयंस हमारे नेगेटिव फॉस्फेट ग्रुप है जो डीएनए का, उससे क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मैंने बताया था सॉल्युबिलिटी के केस में जब अट्रैक्शन ज्यादा होता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है और टीएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड फैक्टर इज पीएच। पीएच अगर हमारी लेस देन 3 है तो क्या होगा, प्रोटोनेशन, जो क्या करेगा, डिसरप्ट कर देगा हमारे बेस पेयरिंग को। इट डिसरप्ट द बेस पेयरिंग। ठीक है, बेस पेयरिंग को नहीं होने देगा। अगर पीएच मोर देन 10 है तो क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो ये किसको अल्टर करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। किसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अगर पीएच लेस देन 3 है तो क्या होता है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन होने की वजह से क्या कह रहे हैं हम, बेस पेयरिंग को डिस्टर्ब कर देगा। अगर पीएच ज्यादा है
मोर देन 10 है तो डीप्रोटोनेशन होगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा। ठीक है, प्रोटीन के क्वांटिफिकेशन के लिए हम कौन सी वेवलेंथ यूज करते थे, पढ़ाया है मैंने। क्वांटिफिकेशन के लिए वेवलेंथ पता नहीं। हाँ 280 नहीं बेटा 280 नैनोमीटर। न्यूक्लिक एसिड्स के लिए हम 260 नैनोमीटर यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स के लिए है एब्जॉर्प्शन के लिए। बेटा 190 आप पेप्टाइड बॉन्ड की बता रहे हो। हाँ मैं वो क्या थे 260 नैनोमीटर होती है न्यूक्लिक एसिड के लिए और प्रोटीन के लिए होती है 280। समझ गए? ठीक है, प्रोटीन के लिए 280 पे होती है, न्यूक्लिक एसिड के लिए 260 पे होती है। इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई? अगर हमारा कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, क्या है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और एब्जॉर्प्शन करता है वो 260 पे, तो उस टाइम पे जो अमाउंट होगा डीएनए का वो 50 माइक्रोग्राम डीएनए होना चाहिए और इसकी जो एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए एट 260 नैनोमीटर इज 1। ये याद कर लेना, ये आता है। क्या कह रही हूँ मैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का अमाउंट कितना होना चाहिए 260 नैनोमीटर पे 50 माइक्रोग्राम डीएनए और एब्जॉर्बेंस क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए क्या होती है अमाउंट की जरूरत 33 माइक्रोग्राम डीएनए, 33 माइक्रोग्राम डीएनए और आरएनए के लिए कितनी चाहिए होते हैं हमें अमाउंट 40 माइक्रोग्राम आरएनए, 40 माइक्रोग्राम आरएनए। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया? सबको समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बिल्कुल बताते हैं। देखो पहले तो न्यूक्लिक एसिड की एब्जॉर्बेंस हम किस पे देखते हैं 260 नैनोमीटर पे और प्रोटीन की किस पे देखते हैं 280 नैनोमीटर पे। अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हम एब्जॉर्बेंस देखेंगे 260 नैनोमीटर पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की, तो उस टाइम पे हमारा जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना होना चाहिए बेटा 50 माइक्रोग्राम डीएनए। In case of single stranded DNA, it should be 33 microgram DNA or in case of RNA, 40 microgram RNA is necessary for quantification at 260 nanometer. समझ आया? हाँ नहीं, इसमें मोर देन 1 और लेस देन 1 होगी जो हम डिटेल में कल पढ़ाएंगे। हाँ पे 1 होगी, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की 1 होगी, सिंगल स्ट्रैंडेड और आरएनए की कल बताएंगे। हाँ जी, और आरएनए की भी एट 260 नैनोमीटर। बेटा मैंने अभी बोला ना न्यूक्लिक एसिड की 260 पे लेते हैं, तो डीएनए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ये सब न्यूक्लिक एसिड ही तो है, तो आप सबकी जो क्वांटिफिकेशन करोगे वो